हेलो गाइस। जो भी लोग सी यू ई टी 2026 की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट लेके तैयारी करने वाले हैं, ऑलराइट। तो आप सबको मालूम है कि इस बार वापस से आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ऐड कर दिया गया है सिलेबस में, ऑलराइट। तो इस सेशन में हम लोग बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम लोग आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले हैं एकदम MCQ फॉर्मेट में कि भाई कौन कौन से आपके सवाल बन सकते हैं, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपके CVT पेपर में। आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है MCQ फॉर्मेट में होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे तो 1947 में हमको आज़ादी मिली। तो जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय हमारी इकॉनमी की क्या हालत थी, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, हम लोग कहाँ से शुरुआत कर रहे थे, क्या हम ज़ीरो से शुरू कर रहे थे, या हम 10 से शुरू कर रहे थे, या हम 20 से शुरू कर रहे थे। अगर मैं एक स्केल की बात करूँ, एक नॉर्मल सा स्केल है जो 0 से 100 के बीच में है। तो अगर आप 50 से शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए एडवांटेज है, आप ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं ज़ीरो से, है ना। अगर आप ज़ीरो के पास से शुरू करें यानी आगे आपके पास बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, अभी आपको बहुत मेहनत करने की नीड है। तो सेम वही चीज़ हमें जाननी है हमारी इकॉनमी के बारे में, बिकॉज ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे एंड ऑब्वियस ही बात है, हम सब जानते हैं वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यानी हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे अपने फेवर के लिए। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या हालात थे हमारी इकॉनमी के जब हम आज़ाद हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसका मोटिव क्या था एंड उन्होंने एक्चुअली क्या किया हमारे साथ में और हमारी इकॉनमी को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, जो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया इज़ द पिवट ऑफ आर एम्पायर। इफ़ द एम्पायर लूजेज एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव, बट इफ़ वी लूज इंडिया द सन ऑफ आर एम्पायर विल हैव सेट। ये बात बोली है उस टाइम के वाइस रॉय ने 1894 में, और उनका नाम था अलेक्जेंडर वरूस। हालांकि ये अगर सवाल बनेगा तो हिस्ट्री का बनेगा, बट आपको ये याद रखना है कि अलेक्जेंडर वरूस ने ये चीज़ बोली थी। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया जो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट आपसे पूछ दे कि भाई ये किसने बोला था, तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में ये बात करने वाले हैं कि क्या सिचुएशन थी इंडियन इकॉनमी की। तो यहाँ पे मोटिव लिखा हुआ है, देखो मैंने चीज़ें ऑलरेडी मार्क कर रखी, यहाँ पे मोटिव लिखा हुआ है कि सोल पर्पस क्या था। ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ हम पे राज कर रहे थे उसका सोल पर्पस मोटिव क्या था, एक लौता कारण अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई वो हमारी तरक्की करना नहीं था, है ना, वो अपनी कंट्री को सर्व करना, यानी ब्रिटेन को सर्व करना। ब्रिटेन उस समय काफ़ी एक्सपैंड कर रहा था इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, है ना, एंड उसको चाहिए था रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आपकी कॉलोनीज से। कॉलोनी जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी आपके ब्रिटेन की। द सोल पर्पस ऑफ द इंडियन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base, alright। यानी कि भाई बड़ा सिंपल मोटिव था उनका कि हमें अपने यहाँ पे जो है काम करना है। उनका जो राज करने का तरीका था हम लोग पे वो था एक्सप्लॉइटेटिव, याद रखिएगा। वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमें तबाह कर रहे थे, हमारा फ़ायदा नहीं कर रहे थे। तो ये उनका नेचर था, ये उनके राज का नेचर था हमारे ऊपर, ऑलराइट। देन हम लोग बात करेंगे कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्तर के क्या हालात थे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे इंडिपेंडेंट इकॉनमी थी इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। इकॉनमी वॉज कैरेक्टराइज बाई वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ and India was particularly well known for its handicraft industries in the field of cotton and silk textiles, metals and precious metals, etc. रेपुटेशन थी हमारी कि हमारा क्वालिटी ऑफ मटेरियल बहुत बढ़िया था एंड द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप, हमारे यहाँ जो कारीगर थे वो बड़े ही शानदार थे। तो ये इंडिया की हिस्ट्री थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, मतलब इंडिपेंडेंट इकॉनमी थी, याद रखिएगा, ऑलराइट। इंडिपेंडेंट इकॉनमी थी, एग्रीकल्चर मेन सोर्स था,
एग्रीकल्चर जो था मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था आपकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए, मेजर पॉपुलेशन के लिए आपकी। लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ और चीज़ें थी, जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट जैसे हैंड लिखा हुआ है, यानी जो चीज़ें हाथों से बनती है। आज के दौर में भी आपके हाथों से बनी हुई चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उस टाइम पे। साथ में वी हैड मेटल की इंडस्ट्रीज़ थी, राइट। प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स आपके, और सिल्क एंड टेक्सटाइल्स, ये हमारे फेमस थे बहुत। इनके बहुत हैवी मात्रा में हम लोग एक्सपोर्ट्स किया करते थे, इनकी डिमांड थी आपकी बाकी देशों में भी, राइट। एंड हमारे जो स्टैंडर्ड थे, वो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी वो वेरी गुड, हम बढ़िया काम किया करते थे, अभी भी करते हैं। एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल वाज आल्सो ग्रेट। तो ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले के हालात थे, है ना। उस टाइम पे ये हमारी इकॉनमी में चीज़ें हुआ करती थी। जैसे अगर मैं टेक्सटाइल किस तरीके से हमारा काम करता था या कितना फेमस था, तो टेक्सटाइल के अंदर बंगाल की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, तो मुस्लिन जो था, मुस्लिन जिसको हम लोग मलमल भी बोलते हैं, वो बड़ा फेमस हुआ करता था। अगर आप देखेंगे, मुस्लिम इज़ अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, पर्टिकुलरली प्लेसेस इन एंड अराउंड ढाका, ऑलराइट। तो ढाकाई मुस्लिम हैड गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम as an exquisite type of cotton textile. The finest variety of muslin was called malmal. Alright, मलमल शाही और मलमल खास। तो मुस्लिन की जो बेस्ट वैरायटी है उसको मलमल भी बोलते थे, तो मलमल। और ये आपका कॉटन टेक्सटाइल के अंदर आता था, और ये जो है बंगाल स्पेसिफिक, मतलब इसका ओरिजिन जो है बंगाल में हुआ था, एंड उसके बाद ये अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो हमने बात करी कि क्या क्या चीज़ें थी हमारी इकॉनमी में, उसमें भी स्पेसिफिक हमने मुस्लिम की बात करी, कि एग्जांपल भी लिया है कि भाई ये हमारा बड़ा, ये जो हमारा गुड है, प्रोडक्ट है, इट यूज्ड टू बी वेरी फेमस एट दैट टाइम। ऑलराइट, अच्छा आगे देखते हैं और क्या था। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ परस्यूड बाय द सेंट्रल कॉलोनियल गवर्नमेंट in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. Such policies brought about a fundamental change in the structure of the economy, transforming the country into supplier of raw materials and consumer of finished goods from Britain. यानी कि जो ब्रिटिशर्स के राज करने का तरीका था, उसमें वो लोग क्या करते थे, हम लोग से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करवाते थे। अब रॉ मटेरियल जब रॉ फॉर्म में कोई चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू कम होती है ना। तो ये आपका चीप होता है, तो हमसे सस्ती चीज़ें लेते थे, फिर वो क्या करते थे, इसको जो है इसमें वैल्यू ऐड करते थे। जैसा आपने मैक्रो में पढ़ा होगा वैल्यू एडेड मेथड, है ना। आप मान लीजिए आप हमारे यहाँ से गेहूँ ले गए, गेहूँ से जाके आपने अपने यहाँ ब्रिटेन में केक बना दिया। अब गेहूं आपका मान लो 10 रुपये किलो है, ठीक है, केक जो है आपका 1000 रुपये किलो हो जाएगा। तो आपने क्या कि हमसे सस्ती चीज़ें ले ली, अपने यहाँ जाके उस चीज़ को महंगी चीज़ में कन्वर्ट कर लिया और वापस लाके हमें ही बेच दिया। मार्केट क्या थी, हम ही लोग उनकी मार्केट थे, मतलब माल भी हमारा और ख़रीद भी हम ही लोग रहे बाद में। तो एक तो उनका कॉस्ट कम आ रहा है और यहाँ से उनका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। तो भाई ये दोहरी मार या डबल दो तरीक़ों से हम लोग को परेशान किया जा रहा था। एंड ब्रिटिशर्स जो हैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे उस टाइम पे। ऑलराइट, ना ही उन्होंने ये कोशिश करी कि भाई हमारी जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट कर लें, या जीडीपी पर कैपिटा जो है उसको कैलकुलेट कर ले। जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है, जब मैं जीडीपी को, मेरी पूरी जीडीपी को मेरी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे पर हेड ऑन एन एवरेज कितनी जीडीपी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसका आइडिया लग जाता है। जीडीपी को यूज़ करके हम नेशनल इनकम भी निकालते हैं ना। तो नेशनल इनकम पर कैपिटा क्या है, यानी कि ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल के पास कितनी इनकम है, ये भी मुझे यहाँ से मालूम पड़ जाता। तो इन चीज़ों के बारे में कभी उन्होंने कोशिश ही नहीं करी कि हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लें।
कोई तरीका नहीं ढूंढा, कभी प्रयास नहीं किया। हाँ, कुछ इंडियन आपके इकोनॉमिस्ट थे जो खुद अपने एंड से इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें ट्राई कर रहे थे, जैसे अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर्स दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिराज, VKRV राव एंड आपके RC देसाई। ये कुछ नाम थे, ये नाम आपको याद रखने हैं, नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे आपके नेशनल इनकम को या पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने। तो नरोजी हैं आपके, ऑलराइट, विलियम डिग्बी हैं या डिग्बाई हैं, शिराज हैं, ये आपको याद रखना है, VKRV राव एंड RC देसाई। तो उसमें भी इट वॉज राव हुज एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द colonial पीरियड वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट. However, most studies did not find the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%. तो अब जिन लोगों ने कैलकुलेशंस करे उन्होंने क्या पाया कि इंडिया की GDP ग्रोथ जो है वो 2% से भी कम थी, वॉज लेस दैन 2%. तो ये याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये. क्या उनके ऑन एन एवरेज उनको क्या मालूम पड़ा कि भाई GDP की ग्रोथ जो है वो 2% से भी कम थी एंड with a meager 0.5% growth in per capita output per year. एंड पर कैपिटा GDP तो और स्लो ग्रो कर रहा था, पर कैपिटा GDP जो है और स्लो कर रहा था ग्रो, मतलब लेस देन 0.5%, 0.5% से भी कम. ऑलराइट, तो ये तो हालात थी, ये हमारी GDP जो है इस तरीके से कुछ बिहेव कर रही थी. इसके अलावा वी हैव 85%. अब हम लोग बात करें स्पेसिफिकली आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर की, कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस समय उसकी क्या हालत थी जब हम आज़ाद हुए थे. तो 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये. 85% पॉपुलेशन जो है आपकी कहाँ रह रही है, विलेजेस में रह रही है. और विलेजेस में आपका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है. तो टेक्निकली आपकी किसी तरीके से लगभग 85% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही थी. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन of the aggregate area under cultivation, mainly because of the various system of land settlement that were introduced by the colonial government. जैसे कि आपका ज़मींदारी सिस्टम जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस हुआ था. तो पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है हमारी, प्रोडक्टिविटी यानी कि 1 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड से आपका कितना आउटपुट निकल रहा है, तो वो हमारी डिक्रीज़ हो रही थी. लेकिन एरिया अंडर एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज हो रहा था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने कुछ नए तरीके आपके अप्लाई किए थे, जैसे आपका ज़मींदारी सिस्टम. इन सिस्टम्स की वजह से आपका एरिया जो था एग्रीकल्चर के अंडर वो बढ़ रहा था. तो इसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको याद रखिएगा, राइट. एंड इसके अंदर होता क्या था, देखो इस सिस्टम में क्या हुआ. जैसे मान लो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं ना, बंगाल को रूल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मान लो ये वाला गांव है, इसमें इतना एरिया जो है आपका एग्रीकल्चरल लैंड है. ऑलराइट, तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी को चूज़ किया और उसको बोला कि आज से तुम इस एरिया के ज़मींदार हो, तुम इसके मालिक हो. एंड जो भी लोग इस पे, इस यहाँ पे जो आपकी ज़मीन है इस पे जो काम कर रहे हैं, जो भी लोग है ना, जो भी लोग इस पे काम कर रहे हैं वो जो है अब टेनेंट हो गए हैं, यानी कि वो सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं, ओनरशिप उनकी नहीं है. एंड अब आपको क्या करना है, इस ज़मींदार को, इसकी जिम्मेदारी है कि हर साल ब्रिटिशर्स को रेंट भरेगा. ब्रिटिशर्स को परवाह नहीं है कि भाई इसके अंदर कितने लोग एक्चुअली में एज अ टेनेंट काम कर रहे हैं, है ना, एक्चुअली में जो खेती कर रहे हैं. उन्होंने बस ये बोल दिया कि तुम मालिक हो, तुम हमें इन सभी लोगों से जो है टैक्स कलेक्ट करके दोगे. और वो टैक्स उन्होंने पहले से फिक्स कर दिया, उसकी डेट फिक्स कर दी है, इतना टैक्स हमें हर साल चाहिए. अब भाई जब इसको ये बोल दिया गया कि इतना टैक्स मुझे चाहिए, अब चाहे इन लोगों का प्रोडक्शन हो रहा हो, जो इस पर एक्चुअली काम करें, इनका प्रोडक्शन चाहे हो चाहे ना हो, इनको वो टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज ज़मींदार उनके सर पे बैठा हुआ है. तो ये लोग भी परेशान हो गए कि यार मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया आपका, तो सूखा पड़ेगा तो प्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर टैक्स कैसे भरा जाएगा, बिकॉज रेवेन्यू तो आई नहीं है. तो भाई आपके टेनेंट्स भी परेशान हैं, ज़मींदार भी अपना काम कर रहा है. तो इस पूरी सिचुएशन में आपके एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ एज सच नहीं आती, मतलब उसके
इम्प्रूवमेंट पे कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ज़मींदार को अपने रेंट से मतलब है, किसान वैसे ही परेशान है, ब्रिटिशर्स को भी अपने टैक्स से मतलब है। तो जो एक्चुअली उस पर काम कर रहा है, जिसको एक्चुअली फ़र्क पड़ता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका मोटिवेशन जो है ख़त्म हो गया। एंड इसीलिए कोई इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिखता है आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। हाँ, एरिया बढ़ रहा था बिकॉज ब्रिटिशर्स को फ़ायदा था एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ाने में, लेकिन नुकसान किसको था? टेनेंट्स को, जो एक्चुअली उस ज़मीन पे काम कर रहे थे। However, the main interest of the zamindars was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivators. They caused immense misery. Revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. Dates of depositing specific sums of revenue were fixed, failing which the zamindars were to lose the rights. लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। एक तो मोटिवेशन ख़त्म है, ऊपर से सरकार, ब्रिटिशर्स जो हैं अपने एंड से इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे, इरिगेशन को डेवलप नहीं कर रहे हैं, है ना, इरिगेशन डेवलप नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है आपके एग्रीकल्चरल लैंड को ख़राब कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ? There was of course some evidence of relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to the commercialization of agriculture. तो साथ में कुछ एरियाज में आपका कमर्शलाइजेशन भी हो रहा था एग्रीकल्चर का, तो जिसमें आप क्या कर रहे थे? कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जिनका सीधा पर्पस ये है कि इनको मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे आपने क्या किया? आपने शुगर केन लगाया। शुगर केन का काम क्या है? शुगर केन को यूज़ करके सीधा इससे चीनी बनाई जाएगी। तो ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है कुछ कुछ एरियाज़ में बढ़ना स्टार्ट हुआ था, हर जगह ये चीज़ नहीं होती, बहुत छोटे स्केल पे ये चीज़ हो रही थी। ऑलराइट, डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन, इंडियाज एग्रीकल्चर वाज starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil, while a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops. A large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentives to invest in agriculture. तो कुल मिला के देखो हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि जो इश्यूज थे उनको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, एंड जो एक्चुअली में कल्टिवेटर है, जो टेनेंट है, उसके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो इन इश्यूज से डील कर सके। कभी बाढ़ आ रही है तो बांध कौन बनाएगा? वो तो सरकार बनाएगी, बट सरकार वो काम कर नहीं रही है ना। फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा, राइट। इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, पानी नहीं है, अगर मानसून नहीं आया तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा उस केस में। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम से कोई डील करने के लिए रेडी नहीं था, एंड दिस लेड टू इवन मोर प्रॉब्लम्स, एंड दिस लेड टू द डिटेरियोरेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये हालत थी हमारे एग्रीकल्चर की उस टाइम पे। देखो, अब हम बात कर लेते हैं आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखो क्या हो रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो रहा है आपका? एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द colonial rule. The primary motive of the colonial government behind the policy of systematically de-industrializing India was twofold. तो देखो, इंडिया एग्रीकल्चर खराब हो गया था, इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज भी आपकी खराब हो रही थी, मतलब वो डेवलप नहीं कर पाई, कुड नॉट डेवलप। क्यों? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते ही नहीं थे। अब वो क्यों नहीं चाहते थे? वो इसलिए बिकॉज उनके यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर इंडिया की अपनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो जाएंगी तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ से बनने वाला सामान जो है कहाँ जाएगा? फिर तो इंडिया जो है अपनी ही इंडस्ट्रीज़ से सामान परचेज कर लेगा। तो वो चाहते ही नहीं थे कि भाई ये चीज़ हो। साथ में वो चाहते थे कि इंडिया केवल आपका रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता रहे, दैट्स इट, हमारे लिए। तो उनकी मंशा ही कभी नहीं थी कि वो डेवलप करे हमारी इंडस्ट्रीज़ को। साथ में हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ थी उनको भी ख़राब कर दिया। जैसे हमारी जो हमने स्टार्टिंग में बात करी आपकी कॉटन टेक्सटाइल है ना, हैंडीक्राफ्ट, इन चीज़ों को भी ख़राब कर दिया गया जहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे। तो फर्स्ट, टू रिड्यूस इंडिया टू अ स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ important raw materials for the upcoming modern industries in Britain, and second, to turn India into a
sprawling market for the finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country. तो technically बस अपने बारे में सोच रहे थे. The decline of the indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India, but also a new demand for the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. तो उन्होंने हमारे जो अच्छे सेक्टर्स थे, जो ग्रो कर रहे थे, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनको जो है ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया. एंड अब क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ अगर ख़राब हो रही तो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ में जॉब नहीं मिल रही है. अनएम्प्लॉयमेंट हो गई एक, तो ऊपर से प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, तो एक तो हमारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ऊपर से ब्रिटिशर्स जो है अपना माल बेच रहे हैं, अपना सस्ता माल जो है वो बेच रहे हैं हमारे यहाँ पे. अब उनके यहाँ जो है मशीन्स लग गई हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, तो उनकी टेक्नोलॉजी जो हमसे बेहतर है, तो दे आर एबल टू प्रोड्यूस चीपर गुड्स, एंड वो चीज़ें हमारे यहाँ ला के बेच रहे हैं, बिकॉज हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ जो है वो उस डिमांड को सप्लाई नहीं कर पा रही है. तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगान टू टेक रूट इन इंडिया. ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो है कब स्टार्ट होता है? मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट आपके सेकेंड हाफ से स्टार्ट होता है, ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल. अब इसमें भी स्टार्टिंग में हम लोग कहाँ पे फंस गए थे? केवल कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स, इनकी इंडस्ट्रीज निकल के आती हैं. ऑलराइट, अब इसमें भी आपका जोग्राफिकल डिवीजन है. कॉटन जो है आपके वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, यहाँ पे उगता है कॉटन, ठीक है. तो जो कॉटन इंडस्ट्रीज आती हैं वो आपके वेस्टर्न रीजन में, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, इस एरिया में आती हैं. जूट जो है, जूट को ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारा वाटर चाहिए, बहुत पानी चाहिए. तो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके बंगाल रीजन के आसपास जो है फुलफिल होती है. तो आपकी जूट टेक्सटाइल या जूट मिल्स जो हैं वो बंगाल रीजन के आसपास डेवलप होती हैं. आपने सुना होगा न्यूज़ में कि बिहार, बंगाल, पहले बिहार भी बंगाल का हिस्सा था, बांग्लादेश भी बंगाल का ही हिस्सा था उस टाइम पे, तो बहुत बड़ा रीजन था एक्चुअली में. एंड वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं आपकी, ठीक है. तो उन नदियों से बहुत सारा पानी जो है अवेलेबल हुआ करता था, या हुआ करता है अभी बाढ़ वगैरह आती है कोसी में. तो इस पानी की हेल्प से यहाँ पे आपकी जूट की खेती हुआ करती थी, एंड जूट का प्रोडक्शन हुआ करता था, एंड इसीलिए यहाँ पे आपकी जूट मिल्स इस्टेब्लिश होती हैं. ऑलराइट, ये आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का एक हिस्सा है, एक पहलू है, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगैन कमिंग अप in the beginning of the 20th century. The Tata Iron and Steel Company TISCO was incorporated in 1907. तो जो आयरन एंड स्टील है वो आपकी कब से बनना स्टार्ट होती है? वो आपकी 20th सेंचुरी. अब 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से लेके 1999 अप्रॉक्स, ठीक है. जब मैं 19th सेंचुरी कहता हूँ तो ये 1800 से लेके 1899 तक रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कोई. ऑलराइट, तो ये जो भी यहाँ पे लिखा 20th, उसका एक कम यहाँ पे शुरू होता है. मतलब अगर 20th है तो यहाँ ये 1900 से शुरू हो गया, 19 तो ये 1800 से शुरू होगा यहाँ पे. तो 1907 में आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत होती है. इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, पूछेगा, पूछा जा चुका है. स्टील कंपनी, अच्छा. ऑलराइट, नाउ इसके अलावा आपकी कुछ और इंडस्ट्रीज भी आती हैं, जैसे शुगर आ गई है ना, सीमेंट हो गई, पेपर वगैरह की आ गई, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लग गई. एंड ये भी आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट होती हैं, जो कि आपका 1939 से 1945 के बीच में होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ऑलराइट, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज मीन इंडस्ट्रीज विच कैन, however there was hardly any capital good industry. Capital goods industry means industries
which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. देखो दो टाइप के गुड्स होते हैं आपके, एक होते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स, याद रखिएगा इसको, एक होते हैं आपके कैपिटल गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ करते हो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ऑलराइट, कैपिटल गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जिनको यूज़ करके आप और कंज्यूमर गुड्स बनाते हो. ठीक है, जैसे कि कोई मशीन है तो पहले उस मशीन को भी कोई बनाएगा, फिर उस मशीन को यूज़ करके आप और सामान बनाओगे, है ना. तो ये होते हैं आपके कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आपको और कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं. इस तरीके से इसको याद रखिएगा. तो कैपिटल गुड्स, अगर हमारे पास ज़्यादा, किसी देश के पास अगर ज़्यादा कैपिटल गुड्स हैं, यानी कि आप ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो, यानी कि आपके यहाँ पे एक डिमांड है सामान की. डिमांड तभी आती है जब इनकम होती है, तो मतलब आपकी इकॉनमी अच्छा कर रही है अगर कैपिटल गुड्स की संख्या ज़्यादा है आपकी इकॉनमी में, राइट. तो हमारे देश में वो हालत नहीं थी, मतलब वो चीज़ नहीं थी. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है बहुत, या कैपिटल गुड्स बहुत ही कम थे हमारे देश में जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में थे. तो ये सिचुएशन थी जब हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिशर्स के रूल से. ऑलराइट, तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं कर रहा है, कैपिटल जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छा नहीं कर रही हैं. द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द GDP और ग्रॉस वैल्यू एडेड रिमेन्ड वेरी स्मॉल. तो ऑब्वियसली जब ये सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे अच्छा आएगा आपकी GDP में. वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़. देखो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज तो गायब ही थी, साथ में गवर्नमेंट या सरकारी कंपनियां भी आपकी गायब थी, बहुत कम थी. तो सरकार का सपोर्ट भी नेग्लिजिबल था. सरकार किसकी थी? अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की. तो टेक्निकली किसी एंड से हमको सपोर्ट नहीं किया जा रहा था ब्रिटिशर्स द्वारा, अपने ही मौज के लिए हमको यूज़ किया जा रहा था. अब देखो, हमने बात कर ली एग्रीकल्चर की, हमने बात कर ली आपके इंडस्ट्रीज़ की. अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी. तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and an importer of finished consumer goods like cotton, silk and woolen cloths, and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. तो फॉरेन ट्रेड में क्या हालत थी? फॉरेन ट्रेड में आपकी दो चीज़ें आती हैं, इसमें आपका एक्सपोर्ट आएगा, इसमें आपका इंपोर्ट आएगा. अब एक्सपोर्ट हम करते हैं, इंपोर्ट हम बाहर से अपने पास लेके आते हैं. एक्सपोर्ट में जो हम लोग चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे वो तो ख़त्म कर दी उन्होंने, जैसे आपके हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वो ख़त्म कर दिए थे पहले इन लोगों ने, है ना. तो अब हम केवल आपका रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे. उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे? उसके अंदर हम लोग आपका जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, ये सब एक्सपोर्ट कर रहे थे. एंड इंपोर्ट हम लोग क्या कर रहे थे? फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, तो हम लोग टेक्निकली इंपोर्ट पे ज़्यादा खर्च कर रहे थे और हमें हमारे एक्सपोर्ट पे कम पैसा मिल रहा था. यानी कि हम लोग का ट्रेड जो है वो डेफिसिट में था. डेफिसिट का मतलब ये है कि आपके पास 100 रुपये हों और आपने खर्च कर दिए 150 रुपये, तो टेक्निकली आप 50 रुपये के कर्जे में आ गए. तो ट्रेड के हिसाब से, फॉरेन ट्रेड के हिसाब से हम लोग जो है डेफिसिट में काम कर रहे थे. एंड इसका फ़ायदा किसको मिल रहा था? ब्रिटेन को, बिकॉज वो अपना सामान हमको या हम पे चिपका रहा था और हम लोग वो खरीद रहे थे, बिकॉज हमारे पास अपने खुद के ऑप्शंस नहीं थे, अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ नहीं थी. ठीक है, अब देखो ब्रिटेन मेंटेन्ड. अब ये ब्रिटेन क्यों कर पाया? बिकॉज उन्होंने हमारी सरकारों को अपने कंट्रोल में किया था. मतलब वो खुद उन्होंने सरकार बना ली थी. पहले आपके राजा हुआ करते थे, राजाओं को हरा कर उन्होंने खुद जो है शासन करना स्टार्ट किया. तो भाई जब जो सरकार में है वो अपने हिसाब से चीज़ें करेगा, राइट. तो ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड टेक्निकली उसने क्या किया? उसने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे मोनोपोली कर ली कि इंडिया जो है केवल हमको एक्सपोर्ट करेगा अपने रॉ मटेरियल, बात खत्म, और किसी को करेगा ही नहीं. ठीक है, तो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वाइल द रेस्ट वॉज allowed with a few other countries like China,
चाइना सिलोन, सिलोन जो है उसको अब हम श्रीलंका बोलते हैं, पर्शिया जो कि अब आपका ईरान हो गया है, ठीक है। तो इन कंट्रीज से अलाउड था थोड़ा बहुत हमें ट्रेड करना, अदरवाइज हम लोग मेजरली आपके ब्रिटेन से ही ट्रेड कर रहे थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द colonial period was the generation of a large export surplus, but this surplus came at a huge cost of country's economy. Several essential commodities, food grains, clothes, kerosene, etc., were scarcely available in the domestic market. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है हमें कि फॉरेन ट्रेड में हम लोग जो हैं एक लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस मेंटेन करके चलते थे। एक्सपोर्ट सरप्लस का होना मतलब हम लोग नेट एक्सपोर्टर थे इनिशियली, यानी कि हम ज़्यादा सामान बाहर भेज रहे थे एंड कम सामान जो है हमारे यहाँ आ रहा था। तो जो वॉल्यूम थी उसमें हमारा सामान जो है ज़्यादा बाहर जा रहा था। बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकॉनमी। अब ये जो सामान बाहर जा रहा है इसके बड़े कॉस्ट थे हमारी इकॉनमी के लिए। कैसे कॉस्ट? कि भाई हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो हमारे तक कभी पहुंची नहीं। सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, आपकी क्लोथ्स, आपके केरोसिन, आपके, ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनकी हमेशा शॉर्टेज रही हमारे देश में, ठीक है। द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। अब अगर आप ज़्यादा सामान बाहर बेच रहे हो तो आपके पास पैसा भी आना चाहिए टेक्निकली। इस हिसाब से हम भेज तो रहे थे, हम लोग रॉ मटेरियल भेज रहे थे अपना बाहर, और कुछ कुछ चीज़ें जिसमें हम लोग अच्छा काम कर रहे थे वो भेज रहे थे बाहर, लेकिन उससे पैसा हमारे पास कभी नहीं आएगा। कारण ये कि जो पैसा मिलता था उसको ब्रिटेन यूज़ करता था, या ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए? They was used to make payments for the expenses incurred by an office set by the colonial government in Britain, expenses on war again fought by British government, and the import of invisible items, all of which led to drain of wealth. अब जो पैसा आया, अब जो भाई पैसा किसके पास आ रहा है, उस पैसे पे कंट्रोल भी सरकार का है, रिसोर्सेज पे कंट्रोल भी सरकार का। अब ब्रिटेन जो है हमारे पैसे को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है। मतलब काफ़ी ख़तरनाक तरीका है यहाँ पे, आप देखेंगे अगर समझ पाएंगे इस चीज़ को, कि चलिए हम पहले कुछ चीज़ों में अच्छे थे, हम एक्सपोर्ट किया करते थे, वहाँ से हमें पैसा आता था, फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कंट्रोल लिया, तो हमें जहाँ से पैसा मिल रहा था उस पैसे पे भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। एक तो हमारी पॉलिसी पे, हमारी फॉरेन पॉलिसी पे उनका कंट्रोल है कि हम किससे ट्रेड करेंगे, कितना ट्रेड करेंगे, किस टाइप का सामान ट्रेड करेंगे, उस पर कंट्रोल है। आने वाले पैसे पे भी कंट्रोल उनका था। तो टेक्निकली देखा जाए कि हर एक एंड से मतलब एक बहुत बुरी हालत कर दी थी आपकी इकॉनमी की ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम के अंदर। डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि भाई पॉपुलेशन जो है आपका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब हम लोग बात करेंगे कि आपकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या था, यंग पॉपुलेशन थी या ओल्ड पॉपुलेशन थी, या महिलाएं ज़्यादा थी या कम थी, इस तरीके से। तो पहला फर्स्ट सेंसस जो हुआ है, सेंसस में बेसिकली हम ये डेटा इकट्ठा करते हैं। फर्स्ट सेंसस ब्रिटिशर्स ने 1881 में करवाया था, इसको याद रखिएगा, और इसमें बेसिकली डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करी गई थी आपकी पॉपुलेशन के बारे में। ऑलराइट, तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट करी थी। तो बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगान इन 1921। तो 1921 जो है टिपिंग पॉइंट माना जाता है। उससे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेज पे थे ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1920 के बाद हम लोग सेकेंड स्टेज पे आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेज में बेसिकली क्या हो रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, कि आपके बर्थ रेट भी ज़्यादा हैं, आर वेरी हाई, एंड आपके डेथ रेट भी ज़्यादा हैं, आर वेरी हाई। तो इसके वजह से होता क्या कि आपकी पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पॉपुलेशन बहुत बदल नहीं रही है आपकी, ठीक है, क्योंकि भाई लोग पैदा हो रहे हैं बट लोग मर भी रहे हैं, तो पॉपुलेशन में फ़र्क नहीं आ रहा। बट 1921 के बाद थोड़ी बहुत आपकी मेडिकल सुविधाएं जो है इम्प्रूव होती हैं, तो आपके बर्थ रेट तो ऊपर ही हैं अभी भी, मतलब ये अभी भी ऊपर ही है, लेकिन आपके डेथ रेट जो है कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेक्निकली यहाँ से आपकी पॉपुलेशन जो है वो भी ग्रो करना स्टार्ट करती है।
तो 1921 को टिपिंग पॉइंट माना गया। इस डेट को, इस ईयर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर ऑल्सो नॉट क्वाइट एडिक्वेट या इनकरेजिंग। जैसे कि आपका जो लिटरेसी का रेट था, आपकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसमें केवल आपकी 16% पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी थी, वॉज लेस दैन 16%, या इससे भी कम आपकी लिटरेसी का लेवल था। एंड उसमें भी अगर मैं वुमेन लिटरेसी की बात करूं तो वो और कम था, इट वॉज लेस दैन 7%, तो या इसके अराउंड ही था। ऑलराइट, तो ये हालात थी। मतलब अगर 100 लोग हैं आपके देश में तो केवल 16 लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं उसमें। और लिटरेसी का मतलब ये भी नहीं कि मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब हाँ लिख पढ़ पा रहे हैं, साइन कर पा रहे हैं, तो जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसमें डिग्री की बात नहीं करते कि ग्रेजुएशन है तो पढ़ा लिखा बोर्ड है, बट हाँ थोड़ी बहुत लिखने पढ़ने की समझ है तो उनको हम लोग यहाँ पे काउंट करें। तो ये तो हालात थे उस समय की आपकी लिटरेसी के। इसके अलावा अगर और इंडिकेटर्स की बात करें, mortality rate was very high in that, particularly the infant mortality rate। infant mortality जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके कुछ दिनों के भीतर, मान लीजिए 21 डेज के अंदर अगर वो उनकी डेथ हो जा रही है तो उसको हम लोग कहते हैं आपकी इन्फेंट mortality। तो जो यंग बच्चे पैदा होने के कुछ दिन बाद मर जाते हैं उनकी हम लोग बात करें तो अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो इंडिया में जब हम लोग आज़ाद हुए थे उस टाइम पे 1000 में से 218 बच्चे जो हैं वो मर जाते थे, बहुत ही कम एज में। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट भी काफ़ी हाई था। ऑलराइट, अब ये देखो, अब प्रेजेंटली ये घट के 28 के आसपास आ गया, पहले 218 था। आज की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 28। और सिमिलरली आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे, कि हम लोग अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो हम कितनी लाइफ उसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने साल तक वो जिएगा। तो उस समय वो 32 ईयर्स थी। अब हमने इसको बढ़ा के जैसे यहाँ पे 69 गिवन है तो 69 मान लेते हैं, बट 70 ईयर्स के आसपास हमने इसको कर लिया अभी प्रेजेंटली। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट चेंज हमने देखा है ओवर द ईयर्स। ऑलराइट, तो इस डेटा को भी आप याद रखेंगे। देन वी हैव ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि भाई ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में आपके कितने लोग किस किस काम में इन्वॉल्व थे। तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विच यूजुअली रिमेन्ड एट अ हाई ऑफ 70 से 75%, ये आपका किसका था, 70 से 75% वर्कफोर्स जो है आपकी किस में जुड़ी थी, आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपकी 10% पॉपुलेशन थी, और सर्विसेज के अंदर आपकी 15 से 20% के आसपास पॉपुलेशन थी आपकी। तो ये याद रखिएगा, ये आज़ादी के टाइम का डिवीज़न है आपकी वर्कफोर्स का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पार्ट्स ऑफ देन मद्रास प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस जो है वो कम हुई है आपके वर्कफोर्स की, एंड बाकी जो और तरीके हैं आपके एम्प्लॉयमेंट पे के उस पर जो डिपेंडेंस बढ़ी है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये शिफ्ट ज़रूरी होता है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कुछ और रीजन्स में उसका उल्टा हुआ, जैसे हाउएवर देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। तो मद्रास रीजन में आपका एग्रीकल्चर का शेयर वर्कफोर्स में जो है कम हुआ है, वहीं आपका राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस जो है इंक्रीज होती हुई दिखती है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी पूछ सकता है सवाल। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो रेलवेज डेवलप किया उन्होंने, पोर्ट्स डेवलप किए, वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप किए, ठीक है, पोस्टल सर्विस को डेवलप किया, एंड आपके टेलीग्राफ को भी डेवलप किया उन्होंने। बट क्यों किया डेवलप, सवाल यहाँ पे ये है। तो रेलवेज डेवलप किया ताकि अपने माल को यहाँ वहाँ पहुँचा सके, अपनी आर्मीज़ को यहाँ वहाँ जल्दी से मूव कर सके, ठीक है। The roads were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway station or the port to send these to far away England
और अदर ल्यूक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन। तो रेलवेज़ या रोड्स इसलिए बनाएं ताकि कनेक्टिविटी बढ़िया हो सके और आराम से अपने माल को जो है एक्सपोर्ट कर सके, चाहे ब्रिटेन में कर सके, चाहे किसी और देश में बेच सके, या अपनी आर्मीज़ को मूव कर सके आराम से। अगर कहीं कोई रिवोल्ट करता है तो तुरंत आर्मी भेज के उनको जो है शांत करवा दो, ठीक है। देन वी हैव बट अक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड जो है हमेशा रहती है। ऑल वेदर रोड मतलब जो पक्की रोडें होती हैं वो आपकी नहीं थी, रोड्स बनाई गई थी बट ऑल वेदर रोड्स गायब थी, और उनको लगा कि भाई नीड भी नहीं है सच, बहुत उतना काम करो कि जिससे हमारा काम चलता रहे। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850। तो ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था 1850 में। ऑल राइट, द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकॉनमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। अब रेलवे का इम्पैक्ट जो है दो तरीके से इंडिया पे देखा गया। एक तो ट्रैवल करना आसान हुआ, जिससे कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, यानी कि अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग जो है आपस में अब ईजिली इंटरेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है। तो एक तो ये था यहाँ पे। तो वन, इट enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand it fostered the commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies. The volume of India's exports undoubtedly expanded, but its benefit rarely accrued to the Indian people. आपकी एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया, यानी कि अब जो है आपकी कमर्शियल क्रॉप ग्रो करी जा रही थी। रीज़न बीइंग कि अब रेलवेज़ के आने से अब सामान को मूव करना आसान था, आराम से आप इसको पोर्ट तक पहुंचा सकते हो, पोर्ट से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो इन चीज़ों को। तो पहले जहां हम लोग अपने काम की चीज़ें उगा रहे थे, अब जो हम लोग वो चीज़ें उगा रहे हैं जो उतने काम की नहीं हमारी, बट हाँ मार्केट में उनको हम बेच सकते हैं, लेकिन उनको हम खुद नहीं बेच रहे, उनको आपके ब्रिटिशर्स ही बेच रहे हैं, वही इनका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो भाई बड़ी समस्या थी यहाँ पे भी। तो हमारी एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई देता है, या बदला हुआ हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। ऑलराइट, अब देखो, इंडियन पीपल गेन्ड ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज वर दस आउटवेड बाय द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। तो ये जो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की हमने बात करी यहाँ पे, समाज में लोग यहाँ वहाँ मूव कर पा रहे थे, है ना, मूवमेंट आसान हुआ, ट्रैवल आसान हुआ, लेकिन उससे नुकसान इतने हो गए कि टेक्निकली हम लोग की जो एक्सपोर्ट के वॉल्यूम्स थे ऑफ रॉ मटेरियल वो बढ़ गए। तो इससे हमें नुकसान था, सस्ता माल हमारा बाहर निकल रहा था, हमारे पास पैसे भी नहीं पहुंचे थे सही से। तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम यहाँ पे देखी गई बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो द फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद द थाने 1854। तो ये ब्रिज है, और जो पहली ट्रेन चली थी वो यही ट्रेन थी आपकी बॉम्बे से थाने के बीच में 1854 में ये ट्रेन जो है चलती है, ये भी याद रखिएगा। पहली जो एयरलाइन स्टार्ट होती है तो वो भी आपकी 1932 में शुरू हुई है, इंडिपेंडेंस के आसपास ही। टाटा एयरलाइंस थी ये। तो टाटा एयरलाइंस जो है पहली एयरलाइंस थी, टाटा ग्रुप ने स्टार्ट किया था, फिर इसको जो है आपका नेशनलाइज कर दिया गया था, एयर इंडिया बना के। अब वापस से एयर इंडिया को जो प्राइवेटाइज करके टाटा को ही बेच दिया गया है। तो वापस से ये पूरा सर्कल जो है कंप्लीट हो गया। नाउ इनलैंड ट्रेड पे काम किया गया था, यानी कि जो आपकी नदियाँ होती हैं ना उसके अंदर आपके शिप्स को चला के ट्रेड किया जाए, इस पे काम किया गया था। ऐसे कैनाल्स या ऐसे रूट्स तैयार किए गए थे, बट इस पे कॉस्ट बहुत आता है और ये उतनी जो है सफल नहीं रही है ये जो चीज़ जो करी गई थी। तो द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स ऑल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल, एज इन द केस ऑफ द कोस्टल कैनाल ऑन द उड़ीसा कोस्ट। थ्रू द कैनाल वॉज built at a huge cost to the government exchequer, yet it failed to compete with the railways। तो एक तो इसको कॉस्ट बहुत लगाना पड़ता है इस पर कैनाल बनाने में या वाटरवेज तैयार करने में, एंड फिर उस पर ये उतनी एफिशिएंट नहीं होती जैसे आपका रेलवेज होता है। तो एक तरह से ये आपका संक कॉस्ट हो गया, फालतू का कॉस्ट जो अब वापस नहीं आएगा, ये वैसा यहाँ पे काम कर रहा था। The introduction of the expensive system of electric telegraph in India similarly served the purpose of maintaining law and order। जो टेलीग्राफ सिस्टम चालू किया गया था, है ना, वो
खबर को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए चालू किया था कि ईजिली जल्दी से खबर जो है मूव कर पाए। ये नहीं कि इंडिया के लोगों के लिए उनको हेल्प करने के लिए बनाया गया था, ये अपनी आर्मी को चौकन्ना रखने के लिए, कहीं भी कोई रिवोल्ट करे तो तुरंत खबर पहुंचाइए और तुरंत आर्मी मूव करिए और उनको जो है रोक दीजिए। इसलिए ये चीज़ जो है तैयार करी गई थी। द पोस्टल सर्विस ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पर्पस रिमेन्ड इनएडिक्वेट। तो पोस्ट जो है ठीक है, ये एक सही चीज़ थी, आराम से चिट्ठियाँ विट्ठियाँ हम लोग लिख पा रहे थे, बट उस लेवल पे या उस क्वांटिटी पे इस सर्विस को भी प्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो टेक्निकली मतलब बड़ा ही ख़राब सा माहौल था जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में। एंड इकोनॉमिक वाइज हम लोग उतना अच्छा या बहुत ख़राब ही कर रहे थे। तो अब यहाँ से टेक्निकली अगर मैं फिर से वो स्केल बनाऊँ आपका, तो अगर ये ज़ीरो है तो ऑलमोस्ट हम लोग ज़ीरो के जस्ट बगल में ही थे और हमें एक लंबा डिस्टेंस तय करना था जब हम लोग आज़ाद हुए थे। एंड वहाँ से फिर हम लोग अपने डेवलपमेंट के रास्ते को स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग शुरू करते हैं, एंड उस तरीके से आपकी इकॉनमी जो है मूव करती है। एंड करते करते हम आज की सिचुएशन में जहाँ पे हमारी इकॉनमी जो है 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है अब। तो ये पूरी कहानी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये पहला बैकग्राउंड चैप्टर था जहाँ पे आपने समझा कि इकनॉमी की क्या हालत थी जब हम आज़ाद हुए थे। अगले चैप्टर की बात करेंगे जल्दी, एंड अगले चैप्टर में भी ऐसे इसी तरीके से हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट्स उनको समझेंगे, जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में पूछने जाने वाले चीज़ें हैं उनको हम लोग मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड इस बार CUET क्रैक करके ही मानेंगे। दिस इज़ फॉर ऑल द बैक बेंचर्स। मिलते हैं